ध्यान देना इधर। नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसे हिंदी में बोला जाता है दात्र कोशिका अरक्तता। हाँ बेटा अभी इधर ध्यान दो। देखो दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है एनीमिया मतलब खून की कमी। किस कारण, दात्र कोशिका जो आरबीसी होगी, जो अपने शरीर में उभयावतल प्रकार की पाई जाती है, वो कैसी हो जाएगी, दात्र के शेप की हो जाएगी, सिक्कल के शेप की हो जाएगी, मतलब कर्व हो जाएगी। ठीक है, किस कारण होता है, सबसे पहली बात करें कि ये हमने एक बात करी थी उत्परिवर्तन की, उत्परिवर्तन की हमने बात की थी। और उत्परिवर्तन में बोला था दो टाइप का होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन था उसी को हमने बोला था पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन, राइट। उसके अंदर एक आ गया था अपने पास में प्रतिस्थापन और दूसरा अपने पास में आ गया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, वहां पर जो बिंदु उत्परिवर्तन लिखा था, ये जो सिकल सेल एनीमिया है बेटा उसी बिंदु उत्परिवर्तन का ही टाइप है, जिसको हमने पॉइंट म्यूटेशन कहा था। हाँ बेटा, ओ अंकल इधर वाली पंचायत थोड़ी ध्यान में दीजिए। दूसरी बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी का गुण बदल जाता है, आरबीसी की क्वालिटी बदल जाती है। और क्वालिटी बदलती है तो वहां हमने एक चीज का डिस्कस किया था कि उसको हम कौन सी वंशागति कहते हैं बेटा, गुणात्मक वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक वंशागति। दो चीजें पढ़ी थी, एक तो बहुजीनी वंशागति और एक पढ़ा था बहु प्रभाविता, याद आया। बहुजीनी वंशागति मतलब बहुत सारे जीन क्या करते हैं, एक ही लक्षण प्रारूप को शो करते हैं। और बहु प्रभाविता कहने का मतलब एक जीन होगा और उससे लक्षण प्रारूप मतलब उससे बहुत सारे लक्षण प्रारूप दिखेंगे, बहुत सारे रोग या बहुत सारे लक्षण दिख सकते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, गुणात्मक वंशागति, या इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है, गुणात्मक बोला तो हम इसको बहु प्रभाविता भी बोलेंगे। बहुत सारे प्रभाव, आरबीसी सिकल सेल की हो गई, एनीमिया हो गया, उसमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता जो है वो कम हो गई। इसी बहुप्रभाविता को हमने प्लियोट्रॉपी बोला था। बेटा बाद में लिख देना, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी पहले लिख करके बाद में भी बैठे ही रहो, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये हम कौन सी डिजीज में पढ़ रहे हैं बेटा, मेंडेलियन डिजीज, मेंडेलियन। और लास्ट में मेन पॉइंट वंशागति पे आते हैं। अभी तक हमने दो डिजीज पढ़ी, जिसको बोला हीमोफीलिया एंड वर्णांधता, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। वो कैसी थी, लिंग सहलग्न अप्रभावी, यानी कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव थी। ये कैसी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव।
ऑटोसोमल अप्रभावी। और ऑटोसोमल अप्रभावी में हमने क्या बताया था कि संततियों में रोग हो सकता है, जनकों में हो सकता है, उससे ऊपर वाली पीढ़ियों से उनमें आया हो, वो वाहक का काम कर सकते हैं, वो वाली चीजें हमने बोली। तो ये 5 चीजें तो हमें ध्यान रखनी है कि सिकल सेल एनीमिया को हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से इसकी वंशागति आती है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है बेटा, इस सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा बेटा, बिंदुवत परिवर्तन है तो किस में परिवर्तन होगा, एकल जीन में है, एकल जीन में परिवर्तन से आरबीसी का आकार बदल जाता है, आकार उभयावतल से, जिसको हम बाइकॉनकेव कहते हैं, से सिकल शेप्ड, सिकल आकार, इसको हंसियाकार भी कहते हैं, हंसियाकार हो जाता है। अब ये क्यों होता है, हमने बताया था कि अगर डीएनए में परिवर्तन होगा तो उस डीएनए से उसके एमआरएनए में परिवर्तन होगा और एमआरएनए से उसकी प्रोटीन में परिवर्तन होगा, यही चीज बताई थी। इसमें क्या होता है समझना, इधर ये अपने पास में ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर 2 चीजें हैं, ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब कि हिम, और प्रोटीन कौन सा, ग्लोबिन प्रोटीन, कौन सा, इस ग्लोबिन प्रोटीन में 2 श्रृंखलाएं, अल्फा श्रृंखला और इस बीटा श्रृंखला में, ये क्यों होता है, इस बीटा श्रृंखला में 6th पोजीशन पर, 6th स्थान पर कौन पाया जाता है, एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल। क्या नाम है, वो किस में बदल जाता है, वेलिन में, किस में बदल जाता है, ग्लूटामिक अम्ल जो है वो वेलिन में बदल जाता है, जिससे जो आरबीसी है वो उभयावतल से, इससे उभयावतल से कैसी हो जाती बेटा, सिकल शेप्ड हो जाती है, सिकल आकार की, यानी कि इस तरीके की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से आता है कि किस में परिवर्तन होता है, तो बेटा ये तो है अल्फा चेन और ये है बीटा चेन। बीटा चेन में किस स्थान पर, 6ठे स्थान पर कौन था, ग्लूटामिक अम्ल, एक अमीनो अम्ल है जो डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन सारे के सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, और उस अमीनो अम्लों में एक अमीनो अम्ल है ग्लूटामिक अम्ल, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, वेलिन आ जाएगा। तो जो अपने पास में आरबीसी था, जो सिकल शेप्ड था, सॉरी जो उभयावतल था, वो कैसा हो जाएगा बेटा, सिकल आकार की आरबीसी जो है वो बन जाए। समझ में आया। अब ये सिक्कल आकार की कैसे बनेगी वो हम बात करते हैं। तो ना इधर कि अगर हम नॉर्मल में देखें, नॉर्मल सेल में, नॉर्मल आरबीसी में कि डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा बेटा, ये डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसके ऊपर जैसे सीक्वेंस है ये CTC, क्योंकि अमीनो अम्ल जो है वो त्रिक में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो एक विशेष अमीनो अम्ल का निर्धारण करेंगे, आगे कोई भी है
जी सी जी या जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये जो जीन है यानी डीएनए है, वो आगे चल करके क्या बनाएगा बेटा, एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो उस एमआरएनए पर ये जो सीटीसी है, इसके सामने वाली सीक्वेंस बन जाएगी। टी के सामने क्या आता है, टी के सामने क्या आता है, टी के सामने और सी के सामने जी ए जी, सुनना इधर, जी ए जी, इसके सामने क्या आ जाएगा, और इससे ये तो अनुलेखन की प्रक्रिया है, और इससे कौन बनेगा, ये तो हो गया एमआरएनए। इससे कौन बनेगा बेटा, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब अमीनो अम्लों की एक लंबी सीक्वेंस होगी, जिसमें छठे पोजीशन पर जो ये जी ए जी है, वो किस अमीनो अम्ल को दिखाएगा, ग्लूटामिक अम्ल को। आगे जो भी उसके पास में और अमीनो एसिड है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैसे। तो छठी पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, ये नॉर्मल वाली बता रहा हूं बेटा, नॉर्मल सेल में। तो ये आरबीसी कैसी होगी, उभयावतल होगी। अब मैं बता रहा हूं सिकल सेल्ड में, सिकल सेल एनीमिया में, ये अपने पास में डीएनए है, ए प्राइम, फाइव प्राइम। क्या है बेटा अपने पास में, सेम सी टी सी जी सी जी, समझना इधर, सी टी सी है। हमने बोला था बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन में कि एक नाइट्रोजन सार का प्रतिस्थापन दूसरे नाइट्रोजन सार से होता है। चार्ट बनाया था, बोला था ना। तो यहां पर ये जो टी है, इस टी का प्रतिस्थापन, टी का प्रतिस्थापन किससे हो गया बेटा, ए से। किससे हो गया, अगर ए से हो जाएगा तो ये टी क्या बन जाएगा, इसी को अगर मैं वापस लिखूं बेटा, टी क्या बन जाएगा, टी ए टी। और इधर क्या रह गया, अब इससे अनुलेखन होगा तो कौन बनेगा बेटा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या बनेगा, अब सी के सामने क्या आएगा, ए के सामने क्या आता है, ए के सामने टी आता है, जबकि अपने पास में है कौन, एमआरएनए। तो आरएनए में थाइमिन थोड़ी होता है, आरएनए में कौन होता है, यूरेसिल। तो थाइमिन की जगह ए के सामने क्या आ जाएगा, और यहां पर वापस कौन आ जाएगा, इधर जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी। तो ये जो जी यू जी आया है, इधर क्या था, जी ए जी था, जो ग्लूटामिक अम्ल को बता रहा था। ये जी यू जी है, तो इससे जो प्रोटीन बनेगी वो ग्लूटामिक अम्ल को न बता करके किसको बताएगी बेटा, ये बताएगी वेलिन को। किसको, बाकी और भी अमीनो अम्ल है। तो इससे आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, सिक्कल आकार हो जाएगा, अंशीय आकार हो जाएगा। समझ में आया, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो अपन में होती है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ये एमआरएनए और एमआरएनए से ये प्रोटीन है। और प्रोटीन अमीनो अम्लों का समूह है, चेन है लंबी, जिसमें सीटीसी था वो किस में बदला, जीएजी में बदला, जीएजी से बदला तो अमीनो एसिड क्या आ गया बेटा, ग्लूटामिक एसिड आ गया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, टी का प्रतिस्थापन ए से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बेटा, ए से। और अगर ए से हो जाएगा तो ये सीक्वेंस बन जाएगी सी ए सी, इसको मैं लिखूं जीन यानी डीएनए। ये वो सेम है, बस हमने चेंज किया है, सी ए सी बन गया। तो सी के सामने जी, ए के सामने आरएनए में यूरेसिल आता है, और सी के सामने वापस जी। वहां जी ए जी था जो ग्लूटामिक अम्ल को बता रहा था, यहाँ पर जी यू जी है जो किसको बताएगा बेटा, वैलिन को बताएगा। और वैलिन को बताने से जो उभयावतल थी वो कैसी बन गई बेटा, सिक्कल आकार की बन। समझ में आया।
इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद में एक चीज का जिक्र हम और करें कि इसमें वंशागति कैसे होती है। अगर हीमोग्लोबिन, ठीक है, ए, हीमोग्लोबिन ए है तो इसको हम बोलेंगे 100% सामान्य जनक, सामान्य। अगर एक हीमोग्लोबिन ए है, साथ में है बेटा एक हीमोग्लोबिन एस है, तो क्या बोलेंगे 50% सामान्य और 50% सिकल सेल एनीमिया। और तीसरी बात करें एच बी एस, एच बी एस ये बोलेंगे 100% सिकल सेल एनीमिया। मतलब ये तो वाहक हो गए और ये रोगी हो गए, ये सामान्य। समझ में आया भाई? इसको हम बोलते हैं बेटा सिकल सेल एनीमिया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आगे हम एक और डिजीज का जिक्र कर लेते हैं, उससे पहले आप क्या करो, सिकल सेल एनीमिया को कंप्लीट कर लो। ओके चलो, समझा देते हैं वापस, पोटेंशियल। एक बार वापस देख लो इधर, देखो इधर, सुनना, ये अपने शरीर के अंदर होने वाली पीछे वाली प्रजातियों, देख लो इधर, ये अपने शरीर में होने वाला एक रोग है, एक विकार है। जैसे आरबीसी बदल रही है, किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन के कारण होता है। जिसमें भी कौन सा उत्परिवर्तन? जीन उत्परिवर्तन। और जीन को हमने बिंदु उत्परिवर्तन बोला था। अगर एक नाइट्रोजन सार का दूसरे नाइट्रोजन सार से प्रतिस्थापन हो, तो हमने चार्ट बनाया था बेटा, तो उसको हमने बिंदु उत्परिवर्तन बोला। इसमें आरबीसी की क्वालिटी चेंज हो रही है, गुण बदल रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? गुणात्मक बोला। इसमें बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसलिए बहु प्रभाविता बोला। मेंडेलियन विकार तो है ही, और इसके साथ में हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑटोसोमल अप्रभावित। ऑटोसोमल अप्रभावित मतलब कि संततियां तो प्रभावित होगी लेकिन जनक प्रभावित नहीं होंगे। तो वो किसका काम करेंगे बेटा? वाहक का काम करेंगे। किसका करेंगे? क्या बोला कि अगर एकल जीन में परिवर्तन हो गया जिससे वो आरबीसी, पहले अपनी आरबीसी का आकार था बाइकॉनकेव, अब वो कैसा हो गया? सिक्कल के आकार का हो गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि अपनी आरबीसी में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें दो श्रृंखलाएं पाई जाती है, दो अल्फा और दो बीटा। उस बीटा श्रृंखला में छठे स्थान का जो अमीनो एसिड है, लंबी चेन होती है बेटा अमीनो एसिड की। आगे आप मोल बायो वाला चैप्टर पढ़ोगे, मोल बायो मतलब कि वंशागति का आणविक आधार, उसमें आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है, कि छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल एक रहता है, उसकी जगह पर कौन आ जाता है? वेलिन। और ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन कैसे आया? ये ग्लूटामिक अम्ल को शो करता है, उसकी जगह ये क्या आ गया? वेलिन आ गया। और वेलिन आ जाने से उसका आकार पहले तो था बाइकॉनकेव, अब कैसा हो गया? सिक्कल आकार का। होता कैसे है? अपने शरीर में जो डीएनए है वो किस में बदलेगा? एमआरएनए में बदलेगा। एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन क्या होता है बेटा? अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। तो नॉर्मल एक सीक्वेंस है, डीएनए क्या है? नाइट्रोजन सार, पेंटोज, शर्करा और फॉस्फेट समूह ऐसे मिलकर ही तो बना है। तो ये नाइट्रोजन सार की एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, सीटीसी। सीटीसी अगर आगे अनुलेखन करेगी तो क्या बनाएगी? एमआरएनए बनाएगी। तो सी के सामने हमेशा क्या आता है? जी। सी के सामने क्या आता है? ए। और वापस सी के सामने क्या आता है? जी। तो क्या बन जाएगा? जीएजी। इससे प्रोटीन बनेगा। तो इस जीएजी के लिए एक नाम है स्पेसिफिक, जीएजी सीक्वेंस होगा तो वो हमेशा किसको बताएगा बेटा? ग्लूटामिक अम्ल को बताएगा। यहां पर हो गया अनुवादन। क्या हो गया? तो ये वाली तो नॉर्मल श्रृंखला, ये समझ में आई। अब क्या होता है, इसमें जो टी है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है ए से, मतलब टी की जगह कौन आ जाएगा? ए आएगा। हमने जीन उत्परिवर्तन में पहला ही पढ़ा था प्रतिस्थापन, याद आया है ना? तो ए आया तो हम क्या लिखेंगे? सी ए सी लिखेंगे। और जब हमने सी ए सी लिखा तो सी के सामने तो जी आ गया, ए के सामने आरएनए में टी नहीं आता, डीएनए में टी आ सकता है। आरएनए में क्या आता है बेटा? यूरेसिल आता है, तो इसको यू लिख दिया और सी के सामने जी। वहां जीएजी था जो ग्लूटामिक अम्ल को बता रहा था, अब कौन है? यूजी है जो किसको बताता है? वेलिन को। और वेलिन को बताते ही उसका आकार चेंज हो जाता है और वो सिक्कल आकार में बदल जाता है।
उसके बाद में हमने वंशागति पढ़ी, जैसे पहले पढ़ रहे थे कि नॉर्मल को XXXY कहते हैं, यहाँ हीमोग्लोबिन के ऊपर है इसलिए नॉर्मल को HbHb बोल दिया, और वाहक को HbHbS बोल दिया, और रोगी को क्या बोल दिया बेटा, HbS यहाँ तक दिक्कत? चलो इसको आप कंप्लीटली लिख लो, उसके बाद में आगे